आज हम जो इस बिज़नेस को समझ रहे हैं, इसमें मैं अब लॉजिस्टिक्स की तरफ चलता हूँ। पैदावार हो गई, क्रॉप आ गया, आपके हाथ में आलू आ गया। अब पोटैटो इनटेक से लेकर के फाइनल फ्रोज़न प्रोडक्ट तक जो कंप्लीट प्रोसेस फ्लो है, उसमें पीलिंग भी है, कटिंग भी है, उसके अंदर ब्लैंचिंग भी है, फ्राइंग भी है, उसके अंदर फ्रीजिंग हो सकता है, पैकिंग हो सकता है, उसके अंदर उसके बाद फिर एक्सपोर्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। तो ये जो आपका सीड्स है, आप इसे फार्म टू फोक नहीं बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं सीड टू शेल्फ। सीड टू शेल्फ। तो अब यहाँ से आलू मिलने के बाद मुझे आगे का प्रोसेस समझाइए। तो आलू जैसे हमारे पास या तो फैक्ट्री पे सीधा आएगा फार्म से, या फिर हमारे कोल्ड स्टोर में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि कोल्ड स्टोर से जब आलू फैक्ट्री पे पहुंच रहा है या फार्म से पहुंच रहा है, तो जो पोटैटो रिसीविंग होता है हमारा, उसके बाद उसका वॉशिंग होता है। उससे पहले क्वालिटी चेक होता है, उससे पहले हाँ, जो आलू एक बार जब हम कोल्ड स्टोर में ले रहे हैं फार्मर से, उस टाइम तो क्वालिटी चेक होता है और उसके हिसाब से उसको रखा जाता है। लेकिन प्लांट पे आने के बाद फिर से क्वालिटी चेक होता है। वो इसीलिए कि उस आलू से हम किस तरह का प्रोडक्ट बना, किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट हम बना पाएंगे, उसको तय किया जाता है। और अकॉर्डिंगली फिर देखिए, आलू का जो हर एक लॉट है वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग किसान से आ रहा है, तो उसमें वेरिएबिलिटी रहेगी। लेकिन जो क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट है, उसके बेस पे हम तय कर पाते हैं कि ओवरऑल जो आलू की क्वालिटी है, उसके चलते प्रोसेस पैरामीटर्स में हम लोग क्या ट्वीक कर सकते हैं। जैसे कि जो एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आलू का हर लॉट अलग अलग बिहेव करेगा, हर एक लॉट के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट तो कंसिस्टेंट चाहिए कस्टमर को। करेक्ट। तो वो क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट से हमें वो फ़ायदा हो जाता है कि हम उसको प्लान कर पाते उसके हैं। बाद तो उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस है, वॉशिंग होता है, फिर स्टीम पीलिंग होता है, उसके बाद कटिंग होता है, और उसके बाद जो छोटे पीस है वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर ऑप्टिकल सॉर्टिंग होता है। जो भी ख़राब पीसेस हैं, जो कहीं पे भी थोड़ा सा स्किन लग गया है या कहीं पे भी कुछ ग्रीनिंग है, वो सारा जो स्ट्रिप्स है वो सेपरेट हो जाती है। और उसके बाद ये ब्लैंचिंग में जाता है। तो ब्लैंचिंग हम लोग 2 स्टेज ब्लैंचिंग करते हैं। ब्लैंचिंग यानी जो पानी के अंदर हॉट स्टीम दी जाती है, तो 50-60 डिग्री करीब टेम्परेचर होता है। तो फर्स्ट जो वेसल होता है ब्लैंचिंग का, उसमें इसको कुक किया जाता है, जिससे कि एंजाइम्स डीएक्टिवेट होते हैं। और सेकंड स्टेज जो ब्लैंचिंग का है, उसमें यदि आलू में कोई शुगर है, कोल्ड स्टोर में अगर आप आलू रखते हैं तो शुगर धीरे धीरे डेवलप होती है, वो शुगर लीच आउट हो जाती है। जब हम फ्रेश जो फार्म से आलू आता है फ्रेश के सीज़न में, उस टाइम पे हम सेकंड ब्लैंचर यूज़ नहीं करते। ठीक है। अब ब्लैंचिंग के बाद होता है ड्राइंग प्रोसेस। अब ड्राइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज़ की जो ये स्ट्रिप्स है, उसका सरफेस मॉइस्चर इवॉपरेट कर रहे हैं, और उसी से ड्राइंग से ही प्रोडक्ट जितना क्रिस्पी बनेगा। ड्राइंग होने के बाद फिर पार फ्राइंग करते हैं, हम फुल फ्राइंग नहीं करते हैं। और पार फ्राइंग करने के बाद उसको तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। जब फ्रायर के बाद प्रोडक्ट निकलता है, उसका टेम्परेचर होता है प्रोडक्ट का 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। और फ्रीज़र में जब जाता है तो उसके 2 सेक्शंस होते हैं फ्रीज़र के। पहला है प्री कूलर, प्लस 90 से पहले वो +10 पर पहुंचेगा, और +10 से फिर वो दूसरे सेक्शन में -18 पर बाहर निकलेगा। अब ये सिर्फ हो जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। और जो फ्रोज़न प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उसके बाद उसका पैकेजिंग जो है, प्राइमरी पैकिंग भी ऑटोमेटिक होता है। और जब हमने शुरू किया था तो सेकेंडरी पैकेजिंग जो है मैनुअल कर रहे थे, आजकल उसमें भी ऑटोमेशन आ गया है, तो वो भी हम ऑटोमेटिक करके पैलेटाइज करके फिर कोल्ड स्टोरेज में। पैलेटाइज क्या होता है? पैलेटाइज यानी जो ये बॉक्सेस होते हैं, उनको स्टैक कर देते हैं एक पैलेट के ऊपर, ताकि फिर वो कोल्ड स्टोरेज में, जो सब-जीरो कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर उसको रखा जाता है। यहाँ पर जो ये कोल्ड स्टोरेज है वो -18 डिग्रीज में रहता है। जो पोटैटो का कोल्ड स्टोरेज है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो पोटैटो हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं 8 से 10 डिग्री पे। और जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो फ्रोज़न प्रोडक्ट है, उसको -18 पे रखा जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सब-जीरो कोल्ड स्टोरेज। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रीफर ट्रक्स यूज़ होते हैं इसमें। फिर अगर डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें हम लोग जिस कोल्ड स्टोर में यहाँ रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मदर डीसी, मदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ से फिर हम रीजनल डीसीज़ में भेजते हैं। जैसे मान लीजिए बेंगलोर के पास है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर भी हम स्टॉक रखते हैं। ऐसे जो रीजनल डीसीज़ हैं इंडिया में, हमारे 10 हैं। मदर डीसीज़ 4-5 है, वो उसी लोकेशन में मैसाना में है। फिर रीजनल डीसी में हम अपना स्टॉक रखते हैं, और वहाँ से फिर होरेका डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेल के डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई होता है। जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, वो लोग जो हमारा मदर डीसी है, वहीं से ही लिफ्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली लगभग 400 करोड़ के आसपास आपके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इंडिया में आपके जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। हाँ जी। सो हमारे जो इंडिया में फूड सर्विस के लिए, होरेका चैनल के लिए करीब 300 डिस्ट्रीब्यूटर है, और रिटेल के लिए, रिटेल में अभी हमने कदम रखा है करीब 1-1.5 साल से, तो करीब 100 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रिटेल में भी है। अच्छा, होरेका में भी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, क्योंकि
होरेका जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ में दूसरे भी जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं जैसे आइसक्रीम हो गया या कोई डेयरी प्रोडक्ट है वो सब मिलू के मटर है, स्वीट कॉर्न है। हाँ जी, ये सारे फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं वो सारे इन होटल्स को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा ज्योग्राफी है तो यहाँ पर सब जगह हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकते। टोटल इसीलिए कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके? हमारे 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स।